वेलकम एवरीवन। तो आज हम सोल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बच्चों के लिए जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है जिसका नाम क्या है एबनॉर्मल मोलर मास एंड वैन हॉफ फैक्टर को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे मेरे स्टूडेंट से आया है बिकॉज मैंने ये चैप्टर उन्हें पढ़ा दिया था। स्टिल दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ डाउट इन दिस टॉपिक। अब देखो होता क्या है कि आज के वीडियो में ना पहले मैं थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे इसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं पर्टिकुलरली पहले बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से पहले वो डिस्कस करूंगी। फिर मैं जो नीट और जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं इसके वो मैं डिस्कस करूंगी। तो पर्टिकुलरली मैं बकायदा मेंशन कर दूंगी कि ये क्वेश्चन बोर्ड्स के और ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल के, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से अच्छा समझाऊं, अच्छे से अच्छा डिलीवर करूं, इसीलिए ताकि जिन भी बच्चों को इस टॉपिक में डाउट होता है उनका ये डाउट क्लियर हो, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सो हियर इट इज एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो ये टॉपिक कहता क्या है पहले हमें ये समझना है, ठीक है। जब हमने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा या जब तुम लोगों ने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा तो तुम लोगों ने चार बेसिक प्रॉपर्टीज तो सुनी ही होगी। सबसे पहला है आरएलवीपी। आरएलवीपी क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देन कम्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर एक था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। फिर एक टॉपिक था ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोगों ने मतलब तुम लोगों ने ये टॉपिक सुने होंगे कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, दीज ऑल आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आज हमें सबसे पहले इसी पे ध्यान देना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीजों पे डिपेंड करता है और एबनॉर्मल मोलर मास और वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो देखो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ना वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सल्यूट, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सल्यूट and does not depend on nature। मतलब क्या है कहने का, ये समझो। जब तुम लोगों ने एक बेसिक टर्म तो सुना होगा सल्यूशन। सल्यूशन बनता किससे है? जब हम सल्यूट लेते हैं और क्या लेते हैं? सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता तो ये बेसिक चीजें जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं? सल्यूट लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं। सल्यूट जनरली वो होता है जो माइनॉरिटी पोर्शन होता है सोल्यूशन का, और जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है वो हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है कि सल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर कितने, ना कि वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि सल्यूट का नेचर कैसा है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बदला, अगर हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल बदला तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल जाती है, समझ आ रहा है। तो इस चीज पे हम आगे बात को डिस्कस करने वाले, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है जो याद रखना। अब सेकंड पॉइंट में क्या बोलने जा रही हूँ, देखो जब तुम सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ रहे होगे ना तो तुम जब एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन खोलोगे तो वहां पे बार बार सल्यूट के लिए यूरिया, ग्लूकोज, ये सारे एग्जांपल्स ले रखे होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे एग्जांपल्स तुम्हें दिखते हैं, अगर तुम्हें सल्यूट क्या दिखता है, अगर तुम्हें सल्यूट क्या दिखता है? यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, शुगर और ग्लूकोज, ऐसे कुछ अगर एग्जाम्पल दिखते हैं तो फिर हमें क्या करना है? तो हमें एबनॉर्मल मोलर मास या वैन हॉफ फैक्टर का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना है। नॉर्मल तुम्हें जो भी दिया है इनके फॉर्मूले अप्लाई करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अगर हमारा सल्यूट ये है, बेसिक तो यही फिलहाल दिया रहता है, ठीक है। क्यों ये भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हमारा सल्यूट क्या हो जाए, थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया, अगर हमारा सल्यूट कुछ ऐसा आ जाए, अगर हमारे सल्यूट में हम सल्यूट की जगह कोई आयनिक कंपाउंड यूज कर ले, ठीक है। आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl, KCl, देन MgSO4, K2SO4, ठीक है। कोई भी अगर मैं सल्यूट में आयनिक कंपाउंड यूज कर लूं, ठीक है। या फिर अगर मैं बहुत कॉमन एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में भी, बेंजीन इन एसिटिक एसिड इन बेंजीन, ठीक है। एसिटिक एसिड ले लूं इन बेंजीन, तो फिर हमारा क्या होता है? तब हमारा कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास या फिर वैन हॉफ फैक्टर आता है, ठीक है। तो एक्चुअल में
एबनॉर्मल मोलर मास एंड वैन टॉप फैक्टर का कंसेप्ट कब आता है? जब तुम्हें सल्यूट में सल्यूट या तो आयनिक कंपाउंड दिख रहा है या फिर तुम्हें सबसे फेमस दिखेगा कि एसिटिक एसिड ले रखा है इन बेंजीन। समझ आया? तो देखो अब मैंने तुम्हें ये समझा दिया कि एबनॉर्मल मोलर मास या वैन टॉप फैक्टर का अप्लाई कहाँ होगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये दिखता है तो तुम्हें अप्लाई करना है, अगर तुम्हें ये दिखता है तो तुम्हें अप्लाई नहीं करना है। तो अब तुम्हें ये समझना है ऐसा क्यों कि यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक बात समझो, जब हम यूरिया, शुगर या ग्लूकोज यूज करते हैं, मतलब हम अगर कभी भी कोई ऐसा सल्यूट यूज कर रहे हैं जिसका पार्टिकल मान लो मैंने एक लिया, ठीक, और जब मैंने उसको सोल्यूशन में डाला तब भी अगर उसका पार्टिकल का नंबर नहीं बदल रहा है, मतलब अगर मैंने एक ग्लूकोज का पार्टिकल लिया है और जब उसको सोल्यूशन में डाला तो भी उसके अगर एक ही ग्लूकोज के पार्टिकल रह रहे हैं, मतलब सल्यूट जो है ना वो टूट रहा है ना वो जुड़ रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं चेंज होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन सेम। ठीक है, रिमेन सेम इन सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन में जाने के बाद भी सेम रहता है ना, तो हमेशा क्या होता है कि हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कर रहे हैं और जो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने थ्योरेटिकली राउल्ट्स लॉ के थ्रू निकाला है, उन दोनों की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। तो इन केसेस में क्या होता है, हमारा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इक्वल्स टू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात समझ आई? यहाँ पे मैंने क्या बताया, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब जैसे मैंने आयनिक कंपाउंड लिया, अब जब मैं आयनिक कंपाउंड ले रही हूँ तो मैंने क्या लिया? NaCl लिया। तो जब तक सल्यूट सोल्यूशन में नहीं गया है तो NaCl का एक पार्टिकल है। तो अब अगर जब मैं NaCl को सोल्यूशन में मिलाऊंगी तो NaCl जब सोल्यूशन में जाता है तो हमें पता है कि इट इज एन आयनिक कंपाउंड, तो इट विल स्प्लिट इनटू इट्स आयन, है ना? तो ये अपने आयंस में टूटेगा, किस में टूटेगा? Na+ और Cl-। तो इन दोनों आयंस को हमें एज अ इंडिविजुअल पार्टिकल कंसिडर करना है। ठीक है, इसे तुम अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह कंसिडर करोगे। तो तुमने क्या किया, जब सोल्यूशन के बाहर है सल्यूट तो उसका नंबर कितना है? 1। जब तुमने इसको अंदर डाला तो इसमें मैजिक हुआ, अब इसके नंबर कितने हो गए? 2। तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल सल्यूट का बदला? तो तुम क्या बोलोगे? हाँ। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल सल्यूट के जब पार्टिकल्स का नंबर बदलता है ना बेटा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदलती है। तो इसका मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन था कुछ और रियलिटी निकलता है कुछ और। इसका मतलब इन केसेस के लिए क्या बोलोगे कि observed colligative property is not equals to theoretical colligative property। बात समझ आई है? तो ये बेसिक स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो है जो कि मैंने तुम लोगों को समझा दिया। अब हम यहाँ पे दो केसेस पढ़ेंगे, वन इज डिसोसिएशन एंड अनदर इज एसोसिएशन। तो पहले इसको अगर लिखना है तो तुम लोग अपने हेल्प के लिए, बेसिक आइडिया के लिए इसे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब हम केस डिस्कस करेंगे किसका, जो पहला केस है जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ये है डिसोसिएशन का केस। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि कॉलिगेटिव मतलब ये एब्नॉर्मल मोलर मास एंड वैन टॉप फैक्टर कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे हमारा आयनिक कंपाउंड यूज होगा या इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होंगे या फिर एसिटिक एसिड यूज होगा बेंजीन के साथ। समझ आया? तो एक बात बताओ, तो उसमें भी जो दो केसेस होते हैं वो ये होते हैं, एक होता है डिसोसिएशन का केस और एक होता है एसोसिएशन का केस। ठीक है, तो डिसोसिएशन मतलब क्या? टूटना। टूटेगा कौन? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो डिसोसिएशन का केस जनरली कब देखा जाता है? व्हेन सल्यूट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सल्यूट जब तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट होगा या फिर जितने भी क्या कह सकते हो आयनिक कंपाउंड्स होंगे, तो जब तुम्हारा सल्यूट कैसा होगा? आयनिक कंपाउंड होगा, तब तुम्हें डिसोसिएशन का केस दिखेगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, एग्जांपल में हम लेते हैं NaCl। अगर तुम, मैंने बताया ना यहाँ पे तुम एज अ इंडिविजुअल पार्टिकल कंसिडर करोगे इसके आयंस को। ठीक है, तो अगर हम NaCl का केस लेते हैं तो पहले में तुम्हें क्या दिख रहा है? इसका कितना पार्टिकल है? जब ये सोल्यूशन में नहीं गया है इसके पार्टिकल्स कितने? 1। जब ये सोल्यूशन में जाता है तो क्योंकि ये आयन है तो इसका नेचर है कि अपने आयंस में टूटेगा और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? Na+ और Cl-। तो अब ये इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स की तरह, इंडिविजुअल आयंस की तरह अगर तुम कंसिडर करोगे तो तुम्हें यहाँ पे इसके नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिख रहे हैं? 2। तो एक बात बताओ, जब
सोल्यूशन में नहीं गया था तब उसके पार्टिकल्स कितने थे 1, जब वो सोल्यूशन में चला गया तब उसके पार्टिकल्स कितने हो गए 2। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। अब क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हुआ है तो कॉलिगेटिव, अच्छा नंबर ऑफ पार्टिकल किसके इंक्रीज हुआ भैया, सल्यूट के। तो अगर सल्यूट के पार्टिकल इंक्रीज हुआ है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सल्यूट के पार्टिकल्स पे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बहुत ऑब्वियस है कि बढ़ेगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ आया? तो क्या होता है ये चीज मैंने बता दी। अब देखो, देखा गया था नॉर्मली में क्या होता है कि NaCl का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 58.5 है, ठीक है 58.5। लेकिन जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व, जब ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास निकाला गया ना, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आया था वो ऑलमोस्ट कितना था 30। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना था, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है 58.5, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या था 30। तो इसका मतलब यहाँ से ये कंक्लूड किया गया था कि जितने भी डिसोसिएशन के केस होंगे उसमें जो हमारा मोलर मास होता है सल्यूट का वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। समझ आया? तो क्या लिखोगे, इसका मतलब मैं क्या यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मॉलिक्यूलर मास जो होगा, मॉलिक्यूलर मास decreases in case of dissociation, ठीक है, in case of dissociation, ठीक है। तो देखो तुम्हें ये डिसोसिएशन का केस अभी समझ आ गया ना, अब मैं साइड में ही जरा तुम्हें एसोसिएशन का केस समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो केसेस आते हैं। अब हम एसोसिएशन का केस समझेंगे। तो सेकेंड केस हमारा क्या है, एसोसिएशन, ठीक है। तो एसोसिएशन मतलब क्या हुआ, कोई चीज आपस में क्या हो गई है, जुड़ गई है, एसोसिएट हो गई है, ठीक है। तो ये केस कब होता है, जब हम एसिटिक एसिड लेते हैं, जब हम एसिटिक एसिड लेते हैं इन बेंजीन, ठीक है। तो होता क्या है ना, हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हमारा सल्यूट है और बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है। तो जब भी हम एसिटिक एसिड को लेते हैं ना बेटा, तो क्या होता है, एसिटिक एसिड ऐसे मोनोमर के फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन बेंजीन में जाते ही वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है। तो हमने क्या किया, अगर तुमने दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए हैं 2CH3COOH, तो ये आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, CH3COOH। मतलब ये क्या कर रहे हैं, आपस में डाइमराइज कर रहे हैं। पहले ये क्या है, मोनोमर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, बेंजीन में जाने के बाद क्या हो जाते हैं, ये डाइमराइज हो जाते हैं। इसका मतलब, और डाइमराइज होते किसकी वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इंटर आयनिक अट्रैक्शन डेवलप हो गया है पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो गए, जुड़ गए। तो एसोसिएशन में क्या होता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शंस वर्क करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से हमने हमारा जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो सोल्यूशन में जाने के बाद घट गया है। हालांकि डिसोसिएशन में होता है जिसमें कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें समझ आई। अब जरा मैं इसको बता देती हूँ कि होता क्या यहाँ पे ये क्या है, मोनोमर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरीके से CH3C डबल बॉन्ड OH ये है, ये दूसरे वाले के साथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड OH। मतलब इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाता है, डाइमर बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंटर आयनिक अट्रैक्शन, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इंटर आयनिक अट्रैक्शन ions group together as ions pair। समझ आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन में हम क्या बोल सकते हैं कि, अब क्योंकि यहाँ पे मे भी शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एसोसिएशन में क्या होगा बताओ। एसोसिएशन में हमें दिख रहा है, एसोसिएशन के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रही हूँ कि एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है, घटेगा।
यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है, घटता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घटेगा। और यहाँ पे क्या होता है ना कि जो ये एसिटिक एसिड है इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो जब बेंजीन में नहीं डिसॉल्व हुआ है तो समथिंग अबाउट 60 होता है, लेकिन जब इसको बेंजीन में डिसॉल्व कर देते हैं तो इसका जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होता है वो समथिंग 122 निकल के आता है। तो इसका मतलब इन द केस ऑफ एसोसिएशन हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आयंस क्या हो गए, एक साथ ग्रुप हो गए, आपस में इकट्ठे हो गए, तो मास क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली बढ़ेगा ना। यहाँ पे जो चीज इकट्ठी थी वो टूट गई है तो इसीलिए यहाँ पे मोलर मास घट जाता है। वहां पे क्या हो गई, चीज आपस में जुड़ गई है तो इसलिए मोलर मास भी बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, मोलर मास इंक्रीजेस। समझ आया। तो एबनॉर्मल मोलर मास एंड वैन डर फैक्टर में ये दो केस होते हैं। पहला है होता है डिसोसिएशन, जो मैंने समझा दिया क्या क्या होगा। देन कम्स एसोसिएशन, वो भी मैंने समझा दिया, ठीक है। अब मैं तुम लोग को एक बात बता रही हूँ, इसका मतलब जब हम किसी सोल्यूशन में सोल्यूट को डाल रहे हैं तो दो केसेस हो रहे हैं, ईदर इट इज अंडरगोइंग एसोसिएशन और इट इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन। दैट मीन्स कोई सोल्यूट कितना एसोसिएट हुआ है या कितना डिसोसिएट हुआ है, इसी चीज को समझाने के लिए हम किसका स्टडी करते हैं, किसका हेल्प लेते हैं, वैन हॉफ फैक्टर का। समझ आया, किसका हेल्प लेते हैं, वैन हॉफ फैक्टर। तो द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन is described by a term that is known as Van 't Hoff factor। और Van 't Hoff factor को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से। तो आई होप इतनी बातें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है। तो अब जो वैन डर फैक्टर का फॉर्मूला है ना उसे मैं बताऊंगी। तो वैन डर फैक्टर का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो दूसरा फॉर्मूला आता है वो मोलर मास के टर्म में आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक बात अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही थी तो मोलर मास घट रहा था, यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट रही है तो मोलर मास बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास का एक दूसरे में इनवर्स रिलेशन है, डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन के आता है, वो क्या है, I इज इक्वल्स टू थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मोलर मास, मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। तो ये होता है हमारा वैन डर हॉफ फैक्टर, दैट इज आई का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। आई होप ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ना एक और फॉर्मूला होता है, वो भी लिख लेना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, या फिर एसोसिएशन भी होगा, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे तीन वैन डर फैक्टर के फॉर्मूले, जो कि मैंने बता दिए, एक ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव अपॉन थ्योरेटिकल, एक थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या, बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम आई, ठीक। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कौन सा केस लेंगे, डिसोसिएशन का केस लेंगे, ठीक है। तो डिसोसिएशन में क्या हो रहा था, हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, ठीक। तो मान लो कोई ए है सल्यूट और वो टूट के किस में जा रहा है, एन ए में, ठीक है। तो अगर टाइम जीरो है, टाइम जीरो पे इसके इनिशियल मोल्स कितने, 1। तो क्योंकि प्रोडक्ट में अभी तो कुछ नहीं बना होगा क्योंकि टाइम जीरो है। जब टाइम टी होता है तो मान लो इसके 1 मोल में से कुछ अमाउंट घट रहा है, कुछ अमाउंट क्या हो रहा है, घट रहा है। और वो जो अमाउंट घट रहा है उसे हम क्या ले लेते हैं, अल्फा। अल्फा इज द डिसोसिएटेड मोल्स
फ्रॉम द रिएक्टेंट, ठीक है। अल्फा इज द डिसोसिएटेड मोल। अब जितना इसका मोल घटेगा उतना ही तो इसके मोल्स बनेंगे। इसके एक मोल से कितना बन रहा है, n मोल्स, तो इसके अल्फा मोल से कितना डिसोसिएट होंगे, n अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बना इसका, n अल्फा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है ना यूनिटरी मेथड में, तो एक काम करना, जब भी डिसोसिएशन का केस होगा तो यहाँ पे जो भी स्टोक्योमेट्री होगी ना उसको बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पे अगर कोई इक्वेशन दिया जाता है, जैसे कि अगर दे दिया जाए a gives 3b, तो यहाँ पे क्या होगा 1 0 1 माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा 3 अल्फा, ठीक है। ऐसे बस सिंपल याद रखना। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें आई और अल्फा के बीच में रिलेशन निकालना है। अभी मैंने बताया हम क्या करेंगे, ये थर्ड वाला फॉर्मूला लो, तो आई इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद, यहाँ पे डिसोसिएशन का केस है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के, पूरा डिसोसिएट होने के बाद कितने हैं बताओ, ये प्लस ये ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन टोटल मोल्स कितने डिसोसिएट होने से पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन क्या है 1, तो ये 1 लिख दो, ये लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब एक काम करते हैं, जरा मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 प्लस n अल्फा, क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। अब ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या आएगा I माइनस 1 इज इक्वल टू n अल्फा माइनस अल्फा। अब एक बात बताओ, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, अल्फा कॉमन ले सकते हो, तो अगर अल्फा कॉमन लिया तो n माइनस 1 आएगा, दैट इज I माइनस 1। तो हमें अल्फा निकालना है, तो क्या हो जाएगा I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो हमारा ये आ गया किसके बीच का रिलेशन, अल्फा और I के बीच का रिलेशन, व्हेन देयर इज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट व्हेनेवर इट इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। समझ आया। तो जब डिसोसिएशन का केस होगा तो हमें I और अल्फा के बीच का रिलेशन कैसे निकालना है, ये फॉर्मूले के थ्रू निकालना है। समझ आया। आई होप ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा है वो बात तुम लोग को समझ आई होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एसोसिएशन का केस डिस्कस करेंगे और हम अल्फा को कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम आई, ठीक है। सेम यहाँ पे भी यही करो, जब टाइम 0 है हमारा, तो मान लो इसके अगर 1 मोल्स है तो इसके कितने हो गए 0 मोल्स। अब मान लो t टाइम पे अगर इससे अल्फा मोल डिसोसिएट होता है तो 1 माइनस अल्फा लिखोगे, तो जितना इससे डिसोसिएट हो तो उतना ही तो यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा बाई n, ठीक है। ये जस्ट सिंपल यूनिटरी मेथड है और कुछ भी नहीं है। अब हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल टू क्या, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, और क्या हो जाएगा इनिशियल मोल्स क्या है बिफोर एसोसिएशन के 1, तो वो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो I इज इक्वल टू क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन अपॉन क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन। तो बिफोर एसोसिएशन 1 मोल है तो मत लिखो कोई मतलब नहीं बनता है। अगर यहाँ देखो तो 1 है, तो हम अब एलसीएम लेंगे n, तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई होगा तो n क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा होगा, ठीक है I। अब एक बात बताइए, डिवीजन में यहाँ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा I n इज इक्वल टू n, इसे सॉल्व कर देती हूँ मैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। मैंने वही चीज बताई थी, फिर से हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते n प्लस अल्फा माइनस n अल्फा और I n हुआ, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, या तो तुम यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर लो, मैंने बस इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये n यहाँ जाएगा तो I n माइनस n इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे मैं अगर अल्फा कॉमन लेती हूँ तो क्या आ जाएगा 1 माइनस n, ठीक है। तो अब जरा इसे इधर मैं सॉल्व कर रही हूँ, ये क्या है, यहाँ से बताओ क्या चीज कॉमन ले सकते हो, यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैंने n कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा n, क्या आएगा I माइनस 1, क्या आएगा I माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा अल्फा, और ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ जाके डिवीजन में हो जाएगा अपॉन 1 माइनस n, ठीक है। तो ये रिलेशन है, लेकिन शायद एनसीईआरटी में क्या दे रखा है 1 माइनस आई और n माइनस 1 ऐसे समथिंग कुछ दे रखा है। अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं करते
माइनस लेके सॉल्व करोगे तो वैसे ही आएगा, लेकिन क्योंकि मैंने रीअरेंज किया तो इस तरीके से आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस माइनस साइन कॉमन ले लो, तो अगर हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन क्या हो जाएगा, ये प्लस आई है तो ये माइनस आई प्लस 1 हो गया, अपॉन क्या होगा, यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आई प्लस एन। ठीक है, अब बस इसे रीअरेंज करके लिखना है, ये माइनस माइनस कट गया, अब क्या लिख दोगे इसको, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको बस हम ऐसे लिख सकते हैं, एन क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई अपॉन क्या हो गया, एन माइनस 1, ये आ गया इज इक्वल्स टू अल्फा। तो ये होता है अल्फा के बीच में और आई के बीच में रिलेशन इन द केस ऑफ क्या, एसोसिएशन। तो देखो आज की वीडियो में मैंने एक भी क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया, लेकिन जो वैन हॉफ फैक्टर का कंसेप्ट है और जो एबनॉर्मल मोलर मास है उसे मैंने बता दिया है। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझ लो, यहाँ पे इस टॉपिक का नाम एब एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कौन सा टर्म बताता है, आई बताता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैन हॉफ फैक्टर। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, तो एबनॉर्मल मोलर मास का क्या मतलब है, जब तुमने NaCl का केस देखा या KCl का केस देखा या किसी भी आयनिक कंपाउंड का केस देखा, तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि मैंने फिलहाल तो यहाँ पे NaCl का केस बताया, तो NaCl में हमने क्या देखा कि नॉर्मल उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 58.5, लेकिन जब उसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका मोलर मास, जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होता है, वो समथिंग 30 निकल के आता है, जो कि अप्रॉक्स क्या है, उसके नॉर्मल वैल्यू से हाफ वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मोलर मास में भी क्या आई है, एबनॉर्मेलिटी आई है, मतलब चेंज आया है। क्यों, बिकॉज मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्स रिलेशन को फॉलो करता है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के, और क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में कभी भी वो डिसॉल्व होगा तो वो हमेशा अपना नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करेगा ही, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बदलेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदलेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदलेगा तो डेफिनेटली मोलर मास में भी एबनॉर्मेलिटी आएगी। समझ आया, तो वही चीज मैंने बेंजीन वाले में भी समझाया था कि मोलर मास हमें एक्सपेक्टेड कुछ और था और हमें ऑब्जर्व कुछ और आता है। तो यहाँ पे जो मोलर मास में एबनॉर्मेलिटी आ रही है ना, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। और कितना कोई सॉल्यूट एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कर रहा है या एसोसिएशन कर रहा है, उसे हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैन हॉफ फैक्टर। तो ये उसके 3 फॉर्मूलेस थे। और क्या होता है ना कि बोर्ड में भी और नीट या जेई में भी क्या किया जाता है, अल्फा के टर्म्स में भी चीजों को रिलेट करके वैन हॉफ फैक्टर पूछे जाते हैं, तो वो एक रिलेशन पता होना चाहिए बोथ इन द केस ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। आई होप ये वीडियो तुम सब लोग के लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे both for board and for competitive exam। तब तक अपना ध्यान रखो। थैंक यू एंड बाय।